गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय में हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता। देखिए, हमने हमारी पिछली कक्षा में स्वतंत्रता अर्थात लिबर्टी, जिसके बारे में हमने उसके सामान्य अर्थ के बारे में विस्तार से विश्लेषण किया, अध्ययन किया और समझा। इसमें विशेषकर हमने ये देखा कि हमारी जो स्वतंत्रता है उसके दो विचार हैं। एक है स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ, एक है सकारात्मक अर्थ। देखिए, नकारात्मक अर्थ होता है किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना, व्यक्ति जो चाहे वैसा करने दो, उसको खुला छोड़ दो। ये विचार ये मान के चलता है कि व्यक्ति विवेकशाली है, व्यक्ति को अपना हित पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है। व्यक्ति में इतना सब कुछ सर्वगुण संपन्न है, ऐसा इतने अच्छे विवेक संपन्न है कि उसको अपना हित है, पता है कि मुझे क्या करना है। इसलिए उसको किसी प्रकार का प्रतिबंधों से बिल्कुल मुक्त रखो, किसी प्रकार के प्रतिबंध उस पर मत डालो, जो चाहे वैसा करने दो। वो है नकारात्मक अर्थ इसका दिया जाता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध उस पर नहीं रखा जाए। उसको जो भी कार्य करना है पूरी स्वतंत्रता दो। राज्य के द्वारा बिल्कुल हस्तक्षेप न किया जाए कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, नहीं। खुली प्रतिस्पर्धा, खुली प्रतियोगिता, बिल्कुल उसको खुला छोड़ दो। ठीक है, ये कहलाती है क्या? नकारात्मक अर्थ। सकारात्मक अर्थ ये होता है कि नहीं, आपको पूरी तरह से खुला बिल्कुल छूट नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि मनुष्य गुण अवगुण स्वार्थ परमार्थ सबका पुतला है। अगर आप सद्गुण सदाचार परमार्थ के भाव से काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मनुष्य स्वार्थी है, लालची है। इसके चक्कर में व्यक्ति किसी दूसरे का अहित करने लग जाए तो क्या करने देंगे हम? फिर वो तो कहते नहीं, मुझे तो स्वतंत्रता मिली, मैं जो चाहूँ वैसे करूँ। अरे तुम कल तुम्हारे दिमाग में आ गया कि मैं दूसरे की हत्या कर दूंगा, अगले का मर्डर कर दूंगा, कोई करने देगा क्या? और जब इस प्रकार सब व्यक्तियों कुछ भी जो जैसा चाहे वैसे करने लग जाएं, कि जरूरी है सब अच्छा ही करेंगे, कुछ बुरे लोग होंगे वो बुरे भी काम कर सकते हैं, तो बुरों को नहीं रोकना क्या? इसलिए ये कहता है कि उनके ऊपर राज्य द्वारा कुछ युक्त जो जरूरी हैं ऐसे बंधन उस पर डाले जाए। और स्वतंत्रता हमेशा सही ढंग से उपभोग बंधनों से हो सकती है। आप विद्यार्थी हो, आप विद्यार्थियों पर अगर विद्यालय प्रशासन, आपके माता पिता अगर आप पर एक प्रकार से आप पर पूरी तरह से अनुशासन में नहीं रखें तो संभव है कि आप सब कुछ अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, हमें हमारे कर्तव्य पालन के लिए और कर्तव्य की तरफ बताने वाले की आवश्यकता होती है। अगर हम कुछ भी अपनी इच्छा से करेंगे तो पढ़ेंगे भी नहीं। तो हर एक, जिस प्रकार से मैंने विद्यार्थी को उदाहरण दिया, ऐसे समाज में हर एक क्षेत्र में इस प्रकार से होगा तो व्यक्ति जो जैसा चाहे वैसा करेगा तो पशु तुल्य हो जाएगा, आपस में लड़ मर कर सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए समाज में गरीब भी रहते हैं तो अमीर भी रहते हैं। जो साधन संपन्न है वो कुछ भी कर लेंगे, और जो साधनहीन है वो तो बेचारे हालत खराब हो जाएगी। तो इसको कैसे क्या करें? तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि सकारात्मक अर्थ ये रह जाते हैं कि सबकी स्वतंत्रता बची रहे, सब स्वतंत्रता का अच्छे ढंग से उपभोग करें, स्वतंत्रता का कहीं पर भी नकारात्मक रूप से प्रयोग ना हो, या किसी व्यक्तियों का अहित नहीं हो, किसी की स्वतंत्रता को कुछ छीने नहीं। इसके लिए उस पर कुछ युक्त या उपयुक्त जो भी लगते हैं वो राज्य के द्वारा प्रतिबंध रखे जा सकते हैं। ठीक है, इससे समाज और व्यक्ति सबके हित पूरी तरह से सुरक्षित रह पाएंगे और स्वतंत्रता का सही स्वरूप बिल्कुल सामने आएगा, और वो केवल राज्य के द्वारा ही हो सकता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है। तो ये हमने इन दोनों अर्थों को स्पष्ट अच्छे ढंग से समझा था। आज हम देखेंगे कि स्वतंत्रता के क्या क्या प्रकार हैं। विभिन्न प्रकारों को एक एक करके हम समझ देंगे और विस्तार से उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन स्वतंत्रता की बात करें, वो है प्राकृतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता, देखिए, आपने गए साल अपनी 11वीं कक्षा के अपने राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में आपने समझौतावादी विचार के बारे में पढ़ा था, याद कीजिए।
उसमें हॉब्स, लॉक और रूसो 3 सामाजिक समझौतावादी विचारक थे। वो प्राकृतिक अवस्था का जब वर्णन करते हैं अपने सामाजिक समझौते में, तो आपको याद आया होगा कि वो प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात भी करते हैं, प्राकृतिक कानून की भी बात करते हैं। कुछ याद आया? जरूर एक बार वो याद करो। तो आप समझिए कि मनुष्य है ना, वो जन्म से प्रकृति से उसको कुछ प्रदत्त है। आई बात समझ में? मतलब यूँ समझे कि मनुष्य को स्वतंत्रता के ये जो रूप है, प्राकृतिक स्वतंत्रता, ये मनुष्य किसी मानवीय संस्था से प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसको प्रकृति से प्रदत्त है। ये कोई मनुष्य नहीं देता कि ले बेटा ले बेटी ये स्वतंत्रता, ऐसा नहीं है। ये कोई मानवीय संस्था नहीं देती है, कोई राज्य नहीं देता कि लीजिए आप ये प्राकृतिक स्वतंत्रता, ये प्रकृति से मिलती है हमको। हमारे जन्म के साथ ही हमको ये स्वतंत्रता मिलती है। आई बात समझ में? ये प्रकृति से प्रदत्त है, प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई है। ये प्रकृति द्वारा मनुष्य को जन्म के साथ उसके व्यक्तित्व में निहित है। व्यक्ति स्वयं भी इसका हस्तांतरण नहीं कर सकता। और ये भी है, कोई व्यक्ति के नहीं मैं मेरी प्राकृतिक क्षमता का स्वतंत्रता मैं त्याग कर रहा हूँ, नहीं कर सकता। प्राकृतिक स्वतंत्रता कोई त्याग नहीं कर सकता है, प्राकृतिक स्वतंत्रता कोई हस्तांतरित नहीं कर सकता, अर्थात प्राकृतिक स्वतंत्रता को ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता। ये तो तब तक है जब तक हमारा जीवन है। जब जीवन का अंत हो जाता है तो हमारी ये प्राकृतिक स्वतंत्रता भी अंत हो जाती है। इसलिए ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और सब स्वतंत्रता की जनक है ना, वो ये प्राकृतिक स्वतंत्रता के रूप में ही अपन समझ सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व की अवस्था है, जब राज्य नहीं था। केवल मनुष्य जंगलों में, कबीलों में अपना जीवन यापन करता था। उसको ये भी नहीं पता कि मेरे जीवन का ध्येय क्या है। उस समय भी ये स्वतंत्रता प्राप्त थी। जब मनुष्यों ने समूह में रहना शुरू किया, कबीलों के रूप में रहना स्वीकार किया, एक संगठित रहने के रूप में स्वीकार किया, और धीरे धीरे समय के साथ साथ जो आविष्कार हुए, आगे बढ़े, तो ये तो अवस्था उस समय भी स्वतंत्रता ही प्राप्त थी। आई बात समझ? इसलिए आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक और स्वतंत्रता जन्म से प्राप्त है, प्रकृति प्रदत्त है। इनका मानना है कि राज्य की स्थापना के साथ ये स्वतंत्रता धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। इस ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। रूसो ने इसलिए तो कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। समझौतावादी विचार की स्वतंत्रता के पूरे समर्थक थे, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये कथन बहुत ही प्रसिद्ध है, एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है। कभी भी पूछा जाए तो याद रखना है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन सर्वत्र बंधनों में झगड़ा है। ये एक रूसो का कथन था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको हमने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक स्वतंत्रता हमें जन्म से प्राप्त है, कोई इसे छीन नहीं सकता है, कोई इसे न्यून नहीं कर सकता, नहीं इसे किसी प्रकार से हस्तांतरित कर सकते हैं। जब तक जीवन है तब तक हमारे पास है, इसको किसी को हम अपन दे नहीं कर सकते। आई बस, ये था प्राकृतिक स्वतंत्रता। अगला है निजी या व्यक्तिगत, पर्सनल लिबर्टी। क्या है? पर्सनल लिबर्टी, निजी व्यक्ति की स्वतंत्रता। व्यक्ति है स्वविवेकी है, अपना निजी जीवन है उसका, उसकी अपनी निजी स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो किसी को हक नहीं है कि उसकी निजी स्वतंत्रता का वो कोई अन्य व्यक्ति उसका उल्लंघन करे। किसी को हक नहीं है, किसी को नहीं है। ठीक है, तो क्या है ये देखिए, मनुष्य को अपनी निजी जीवन के कार्यों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। आपने J.S. मिल के बारे में पढ़ा है, वो स्वतंत्रता को 2 भागों में बांटते हैं, एक स्वविषयक, एक परविषयक। स्वविषयक जो बिल्कुल हमारे निजी जीवन से होता है, हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हम क्या पहनते हैं, हमारा व्यक्ति के जीवन से, केवल उसके व्यक्ति के जीवन से प्रभावित होती है, वो स्वविषयक स्वतंत्रता है, अर्थात उसको निजी या व्यक्ति की स्वतंत्रता कह सकते हैं। आई बात समझ? तो देखिए कि मनुष्य को अपने निजी जीवन के कार्यों में स्वतंत्रता होनी चाहिए। उसके व्यक्तिगत कार्यों पर केवल समाज हित में बंधन लगाए जा सकते हैं, मतलब उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए जिससे समाज प्रभावित हो रहा हो। सब उसको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य निजी कार्य नहीं कि वो जैसे किसी व्यक्ति को हत्या करने पे उतारू हो जाए, ये मेरा निजी मामला, मैं इसको मारूंगा, ऐसा थोड़ी हो सकता। समाज हित में किसी प्रकार का अगर वो उल्लंघन करे तो उस पर जरूर बंधन लगाए जा सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों की निजी स्वतंत्रता का बहुत बड़ा महत्व स्वतंत्रता के रूप में है, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों विशेष संदर्भ में इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे विकसित राष्ट्र जो ऑलरेडी इसके बारे में काफ़ी विचार विस्तृत रूप से इसके बारे में समझते हैं, जानकारी रखते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक देशों को जिन्होंने कई सैकड़ों वर्षों तक गुलामी भोगी है,
उनको अपनी इस स्वतंत्रता के बारे में जानकारी नहीं है, तो उनके लिए बहुत बड़े महत्व के रूप में सामने आता है। अपनी पसंद, अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति, अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता होती है। इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। आपका क्या पसंद है, आपके क्या विचार हैं, आप किस प्रकार से विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, आपके अपने जीवन के जो मूल्य हैं उसी के अनुसार आपको जीवन यापन का पूरा स्वतंत्रता अधिकार है। वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, परिवार, धर्म आदि के क्षेत्रों में व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। मुझे भगवान में विश्वास रखना है या नहीं रखना है, मैं धर्म में विश्वास करूं या ना करूं, मुझे कौन सा धर्म में जन्म लिया तो मैं कौन से धर्म को स्वीकार करूं, सब कुछ स्वतंत्रता है। तो ये सब मामलों में पूरी स्वतंत्रता क्या किस में आती है? निजी व्यक्ति की स्वतंत्रता में। निजी स्वतंत्रता मनुष्य की जीवन शैली से संबंधित है। इसका प्रभाव जैसे ही समाज में पड़ना प्रारंभ होता है तो उस पर नियंत्रण लगना जरूरी हो जाता है। आई समझ? व्यक्ति के जीवन शैली से उसका जुड़ाव है तब तो कोई नहीं है, लेकिन उसका व्यक्ति के स्वतंत्रता का प्रभाव जब हमारी सामाजिक स्वतंत्रता पर पड़ने लगा है या समाज पर पड़ना शुरू हो जाए तो उस पर प्रतिबद्ध जरूरी हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्ति के जीवन से कौन सी स्वतंत्रता जुड़ी हुई है, तो वो है निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। स्पष्ट हो गया? हमने ये स्पष्ट इसमें निजी स्वतंत्रता अर्थात पर्सनल लिबर्टी के रूप में समझा। अगला है सिविल लिबर्टी अर्थात नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता क्या होती है समझिए। देखिए विद्यार्थियों, ये बहुत ही हमारे जितनी थ्योरी पक्ष के टॉपिक हैं बहुत ही आसान है और समझने में बहुत उपयोगी है, आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए तीसरा है नागरिक स्वतंत्रता। देखो, एक नागरिक होने के कारण मनुष्य को उस देश में मिलने वाली वे स्वतंत्रता जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य द्वारा या राज्य मान्यता प्रदान करने में सक्षम प्रदान करता है। देखिए व्यक्ति और नागरिक में क्या फर्क है, पहले ये समझो। व्यक्ति और नागरिक में बहुत बड़ा फर्क है। व्यक्ति किसी भी देश का हो सकता है, लेकिन नागरिक हर देश का नागरिक नहीं होता है। हम सभी भारत के नागरिक हैं, लेकिन हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप में किसी भी देश में कहीं भी चले जाइए अपना भारत छोड़कर, तो वहाँ केवल आप व्यक्ति होंगे, वहाँ नागरिक नहीं होंगे। यहाँ पे जो कोई विदेशी नागरिक है, विदेशी है, वो हमारे भारत में आ जाए तो वो भारतीय नागरिक नहीं होगा, बल्कि वो एक व्यक्ति होगा। नागरिकता हमें हमारी सरकार हमारा संविधान प्रदान करता है, हमें विशेष अधिकारों से सुशोभित करता है, इसलिए हम भारत के नागरिक हैं। हम हमारी भारत की लोकतंत्र को बनाने में और हमारे इस भारत की लोकतांत्रिक शक्ति हम सभी नागरिकों में है, इसलिए हम नागरिक हैं। इसलिए नागरिकता अपने आप में नागरिक बहुत बड़ा वेटेज रखता है। ये सामान्य व्यक्ति और नागरिक दोनों में बहुत डिफरेंस करता है, इसलिए समझना आपके लिए जरूरी है। तो हम सब भारतीय नागरिक हैं। तो ये कहते हैं कि एक नागरिक होने के कारण मनुष्य को उस देश में मिलने वाली वे स्वतंत्रता जिन्हें समाज स्वीकार करता है, अर्थात एक नागरिक होने के कारण मैं मेरे भारतवर्ष का एक नागरिक हूँ, तो मुझे नागरिक होने के कारण मेरे देश से जो भी मुझे स्वतंत्रता मिलती है हर एक क्षेत्र में, और जो हमारा समाज, मानव समाज जो स्वीकार करता है और हमारी राज्य द्वारा, हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उन्हें एक संरक्षण प्रदान होता है, तो ये कहलाती है नागरिक स्वतंत्रता। हमारे देश में ये स्वतंत्रता मूल अधिकारों के रूप में संविधान में निहित है। अब आपको पता, देखिए हमारे संविधान के द्वारा जो भी हमें मूल अधिकार मिले हुए हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और अपने संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं, ये केवल हम भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। आई बात समझ में? तो इस प्रकार की जो अधिकार हैं वो क्या कहलाते हैं? नागरिक अधिकार या हमारे नागरिक स्वतंत्रता के रूप में समझ सकते हैं। इसलिए हमारे राजनीतिक विचारक गेटिंग कहते हैं कि स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है। रक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? पूरी हमारे राज्य के पास। ठीक है, वो हमें गारंटी प्रदान करता है कि आपकी ये स्वतंत्रता है, आप इनका उपभोग करो अपने जीवन के विकास के लिए, अपने जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए, अपने जीवन का उच्चतम विकास कर सकते हो इन स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए।
लेकिन आपके अगर इन स्वतंत्रता का कोई दखल अंदाजी करे, खलल पैदा हो, तो आपकी सुरक्षा हम करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ा रखे हैं, और मौलिक अधिकार हमने पढ़ा था कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करें तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 और देखा होगा न्यायिक मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें हम हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं और हम हमारे मौलिक अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि राज्य भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, राज्य भी दखल अंदाजी उसमें नहीं कर सकता। आई बात समझ में? तो ये है हमारे लिए नागरिक अधिकार। अगला है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब ये हुआ कि राज्य के कार्यों में और राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी का नाम राजनीतिक स्वतंत्रता है। आपको चुनाव लड़ना, आपको वोट देना, आपको हमारी विभिन्न केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और हमारे स्थानीय स्तर पर विभिन्न जो निकाय हैं उनके चुनाव में लड़ने और उसमें चुनाव जीतकर आगे जाकर काम करना। जो भी राजनीतिक स्वतंत्रता, आपको विभिन्न प्रकार के आंदोलन करना है, आपको किसी प्रकार राजनीतिक संगठन बनाना है, आपको कुछ समूह बनाना है, या फिर आपको किसी प्रकार का दबाव समूह, हित समूह का निर्माण करना है, जो भी सब कुछ है वो किसमें इंक्लूड होती है, राजनीतिक स्वतंत्रता। इसलिए आपको समझना है कि राज्य के कार्यों और राजनीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी का नाम है वो राजनीतिक स्वतंत्रता है। गिलक्रिस्ट कहते हैं कि इसे लोकतंत्र का दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जो अधिकार मिलते हैं वो राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात ये वह स्वतंत्रता है जिसमें प्रत्येक नागरिक को मतदान करने, चुनाव में हिस्सा लेने और सार्वजनिक पदों पर नियुक्त होने का पूरा अधिकार है। मतलब आपको वोट करने का अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये आपका परम अधिकार है, परम पूरा कर्तव्य है। और दूसरा, आप चुनाव में भागीदारी करिए, चुनाव में हिस्सा लीजिए, जीतिए, जो भी आगे की जो भी होते हैं राजनीतिक कार्यों में सब कुछ आपको कोई भी छूट है। यही नहीं, आपको अवसर की भी समानता है। आपको हमारे सरकार के अंतर्गत जितने भी जो नियोजन के लिए जो पद सर्जित किए जाते हैं उन पदों को प्राप्त करने के लिए सबको बराबर का पूरा अधिकार है। उसको किसी जाति विशेष, समूह विशेष के लिए आरक्षित नहीं कर रखा है। सबको अधिकार है अपने नागरिकों को कि आप उस सार्वजनिक पदों पर आप नियुक्ति पाने का पूरा अधिकार है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक, ये केवल ध्यान रखना, ये लोकतांत्रिक देशों में संभव है। आप किसी अधिनायकवादी या साम्यवादी शासन व्यवस्था या किसी तानाशाही या अल्प वर्ग या वर्ग तंत्रीय या अल्पतंत्रीय में इस प्रकार की मांग नहीं कर सकते जो प्राय किसी लोकतांत्रिक देश में होती है। ठीक है, तो ये हमारे देश में सभी नागरिकों को प्राप्त है। और हम जब स्वतंत्रता जैसे हमारे महत्वपूर्ण एक अवधारणा को जब अध्ययन करते हैं तब उसमें ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता में इस प्रकार से नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता मिली हुई होती है।